ठीक है। नेक्स्ट, फूड बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू एडवांस्ड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। अब हम देख लिया इम्पोर्टेंस क्या है फूड बायोटेक्नोलॉजी। यस, सो वी जस्ट स्टडी दिस। वन सेकेंड, मैंने आपको ओके। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है पता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। पाकिस्तान में जितना एग्रीकल्चर होता है इतनी और कोई इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं करती। तो वो एग्रीकल्चर बिकॉज हमारे इतने सारे लैंड्स ऐसे हैं जो कि फार्म लैंड्स हैं ना सारे। तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कोई ना कोई, अगर किसी का कोई गांव है पाकिस्तान की किसी एरिया में, आई डोंट नो, तो या इवन के यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छी बनती है हमारी। जो वीट है वो वीट और राइस, इनफैक्ट जो राइस है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला हमारा क्रॉप जो है राइस है। तो ये सारी चीजें आपकी उस पे होती है। पाकिस्तान इज द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी हम फिफ्थ सबसे ज्यादा जो आबादी के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में फिफ्थ मोस्ट है, हाईएस्ट है। Having population over 240 million with an annual growth rate of 2.55%. Rural population is directly dependent on agriculture, whereas increasing trend of urbanization has multiplied the pressure of production of extra food. यानी जितनी ज्यादा तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन मतलब कि जितने शहरों में लोग बस रहे हैं, आबाद हो रहे हैं, या जितनी ज्यादा घर बन रहे हैं, लाइक प्रॉपर बिजनेसेस एंड इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, उसकी वजह से जो ज़्यादा ज़रूरत है अब एग्रीकल्चर की वो मज़ीद बढ़ गई है, बिकॉज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो आपको उतने लोगों को कैटर करना है और उतने लोगों की जितने भी खाने वगैरह की चीज़ें उनका हिसाब करना है। तो इसलिए इनकी प्रेशर जो है ना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने का, वो बढ़ गया है हर तरह से, और लैंड एग्रीकल्चरल लैंड कम होता जा रहा है। बिकॉज़ ज़ाहिर है जो पहले कभी लैंड होता था जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, अब वहाँ पे लोगों ने घर बना लिए हैं, वहाँ पे लोगों ने फैक्ट्रीज़ खड़ी कर दी हैं। तो इसलिए अब एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है और लोग बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ज़ाहिर फूड लाना और सब चीज़ें करने के लिए आपका प्रेशर ज़्यादा बढ़ चुका है। समझ में आ रही है? To feed this huge population, supply of more continuous and nutrient-enriched food is a huge challenge for the agriculture and the natural economy of Pakistan. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब ज़ाहिर है जो ये जो सब ज़रूरत है कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना देना है, इनको फीड करना है, इनको मज़ीद सप्लाई करनी है चीज़ें, और एक कंटिन्यूस चलनी चाहिए ना सोर्स। ऐसा नहीं होता कि आज इतने दिनों के लिए खाना आएगा, उतने दिनों के लिए नहीं आएगा, आप स्टोर करके रख लें, ऐसा भी नहीं होता। तो इस सब के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये मतलब काफ़ी बड़ा चैलेंज बन चुका है। जो एग्रीकल्चरल लैंड है और हमारा जो इकोनॉमी है, उन सबके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे इतनी आबादी को खाना पहुँचाया जाए। सही है। Important and crucial role of food biotechnology is obvious to meet the challenges of food security. ज़ाहिर है खाने की सिक्योरिटी जो फूड सिक्योरिटी मीन्स कि आपको पता हो कि अच्छा हमें अगला खाना मिल रहा है खाने के उसमें। दिस इज अ प्रिविलेज कि आपको अपने खाने के लिए जो दोपहर में बैठते हैं, तो आपको पता होता है कि रात में भी कुछ ना कुछ खाने को पक रहा है। सही है। या अगर आप रात को सो रहे हैं तो यू हैव दिस सेंस, मतलब ये आप तो सोचते भी नहीं होंगे, आई एम श्योर इतने प्रिविलेज हैं सब लोग, और अच्छी बात है कि हमें इस बात की फ़िक्र भी नहीं होती कि ठीक है कल के खाने का क्या होगा। बट ये जो फूड सिक्योरिटी है, दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट कि ये बिकॉज़ अब एक बहुत मेजर चैलेंज हो चुका है, और फार्मर्स वगैरह के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि अगर इतने लोग बढ़ रहे हैं और खाने की जो क्रॉप्स हैं वो तो उतने ही बनेंगे, ज़ाहिर है उतनी उतनी टाइम में क्रॉप्स अपनी यील्ड आएगी तो वो फूड सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस मीट करना हो रहा है मुश्किल। मेल न्यूट्रिशन, इतने सारे लोग हैं ऐसे जो कि एरियाज़ में जहाँ पे खाना नहीं पहुँच पाया, अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, तो वहाँ तक प्रॉपर बिकॉज़ न्यूट्रिशन नहीं आती, तो बच्चे नरिश जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन हो जाती है कि सही न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पा रहे सही से। मतलब आप लोगों ने आई एम श्योर लास्ट ईयर पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, उन सब की इंपॉर्टेंस भी पढ़ी थी। तो वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मेल न्यूट्रिशन होगी। फिर एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स होते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्या लैंडस्लाइडिंग ऐसे डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो वो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स में आता है। In food biotechnology, scientists modify the genes of our food sources, including domestic animals, plants, and microorganisms for production of new species. यानी कि इनको जीन्स वगैरह को मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि अब आप जो प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह उनको
थोड़ा मॉडिफाई करके नई स्पीशीज बनाई जा सकें। Food biotechnology involves the use of scientific techniques and a wide range of applications that improve the food production, quality, nutritional value, processing, preservation, and agricultural sustainability. अच्छा, ये बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं, मैं ऐसे बताती हूँ। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। बेसिकली जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स हैं, इनमें बहुत सारी इनकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन मतलब कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहे हैं। फिर उसमें डायरेक्ट फूड प्रोडक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाना बनना, जो बना कहाँ से न्यूट्रिएंट वो आ रहे हैं क्रॉप्स आपके, प्रोडक्शन, क्वालिटी। अब इन चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप लोग जो चावल जो भी खाना खाते हैं, आपके दिमाग में ये होता होगा कि भाई अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आए, अच्छा खाएं हम, सही से हो, खराब क्वालिटी का, गंदा कचरे वाला ना आए, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी हो कि मतलब खाना जो खा रहे हैं उसकी अच्छी न्यूट्रिशन होना, बिकॉज ये ना हो कि सिर्फ फास्ट फूड ही खाई थे जा रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, जिसमें अगर वीट आए, राइस हो, शुगर केन, सही सब चीज़ें प्रॉपर होना। प्रोसेसिंग, प्रेजर्वेशन, प्रोसेसिंग इज जस्ट के जिस तरह से प्रोसेस हो रहा है, आटा जो है वो प्रॉपर वीट मिल से गुजरते हुए आता है आगे। प्रेजर्वेशन, किस तरह उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, किस तरह से उनको शेल्फ लाइफ बनाना, कितने टाइम तक रखना है, चावल कहाँ कब तक कितनी देर तक जाएंगे, कब तक बचा के रखना है, वो सब चीज़ें। एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी की, अब एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं वो चीज़ सस्टेनेबल भी है या नहीं, ये ना हो कि वो नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए सही चीज़ ना हो साबित हो, और आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन हो रहा, पोल्यूशन में आप कॉल वो ना कर रहे हो कॉज। ठीक है, ये सब चीज़ें। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तान के बस नाम है, इनको बस नाम पढ़ लेना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। NIBGE, ये नाम है, इनकी फुल फॉर्म यहाँ लिखती है नोट्स में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। NIAB जो है वो न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। NCEMB, KIGBE, ASAB, ठीक है, तो ये सारे नाम है। Food biotechnology applied research meant to address local agriculture and food challenges. In last 3 decades, in last 30 years से almost, food biotechnology ज़्यादा advance हो गई है agriculture in Pakistan by introducing various techniques and technologies. अब ज़्यादा ऐसी technologies भी आ गई हैं, ऐसी techniques आ गई हैं जिनसे crop yield यानी ज़्यादा से ज़्यादा crops निकलना, अच्छी आना, crop वो ये चीज़ इम्प्रूव हुई है। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इम्प्रूव हो गई है कि अच्छे क्रॉप्स जा रहे हैं। रेजिस्टेंस टू पेस्ट, ऐसा नहीं है कि जो क्रॉप्स बनते हैं वो फिर कीड़ों की वजह से या पेस्ट की वजह से ज़ाया हो जाएं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। और टॉलरेंस टू ड्राउट एंड सॉल्ट, कि बिकॉज ड्राउट होता है कि कई टाइम तक पानी ना आना, तो वो उस चीज़ की टॉलरेंस होना सॉल्ट क्रॉप्स में, ये चीज़ें अब ग्रो हो गई हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रोल ऑफ फूड बायोटेक्नोलॉजी इन एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड्स। अगर आप वर्किंग ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट देखें तो इस तरह से प्लांट्स वगैरह को प्रॉपरली मॉडिफाई और सब चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह ग्रीन हाउस वगैरह, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की। सही है। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है? तो अभी हमने बात यही जैसे की कि डिफरेंट तरह की अब मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, जितनी डिफरेंट चीज़ों के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसकी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो है कि क्या किस तरह से यूज़ होने में जो एग्जाम्पल हुई टेक्नोलॉजी की, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब अगर नाम से ही हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, जेनेटिकली मीन्स कि कोई जीन्स के रिलेटेड बात हो रही है, कि जीन्स जो होती हैं बिल्कुल हर किसी भी चीज़ की, भले कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई प्लांट मतलब एनिमल ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, एनीथिंग, उनकी जीन्स
होती हैं जो आपकी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं, ठीक है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को अगर ये जेनेटिकल एलिमेंट आ गया, मॉडिफाइड का मतलब होता है कि कोई चेंज लाना, कि अगर हम प्लांट्स की या क्रॉप्स की, बिकॉज क्रॉप्स की बात हो रही है यहाँ पर, अगर हम क्रॉप्स की जीन्स में कोई मॉडिफिकेशन लेकर आए, मॉडिफिकेशन मतलब कोई चेंज करें, कोई उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ज़ाहिर है हमारी किसी भी चीज़ में क्या कोशिश होती है, भले हम कोई किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहें, तो हम क्या उसको चेंज करने का क्या फ़ायदा, क्या गोल क्या होता है दिमाग में, कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, ठीक है। अगर मैं चाहूँगी कि मेरे बड़े-बड़े फसलें हैं, खेत हैं, जिसमें व्हीट है, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस की फील्ड्स हैं मेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर, या कॉटन की फील्ड्स हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस तरह की क्रॉप्स लगाऊँ अपने पास, जिसमें से कोई भी खराब ना हो। सारी जितनी भी मैंने एक-एक जो सीड यूज़ किया है, एक-एक पार्ट जो मैंने लगाया है अपने उसका, कुछ भी ज़ाया ना हो, राइट? यही दिमाग में होगा। अगर मैं कुछ भी बना रही हूँ, मतलब इवन आप कुछ घर पे खाना ही पका रहे होते हो ना, आपकी कोशिश यही होती है कि खाने में कम से कम चीज़ें ज़ाया हों, अच्छे से अच्छा खाना पके, राइट? तो यहाँ पे क्रॉप्स के अंदर भी जब आप जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहते हो किसी भी चीज़ को, तो उसमें दिमाग में गोल या आपका एंड रिजल्ट जो है ना, वो यही होता है कि इतना अच्छा हो कि इसमें कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो रही हो, या कुछ भी मतलब हम बस उसको बेस्ट वर्जन्स प्रोड्यूस करें, ठीक है? तो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बन रहे हैं, तो उनकी गोल भी है कि इसमें डिज़ायर्ड ट्रेट्स आएँ, और डिज़ायर्ड ट्रेट्स क्रॉप्स में यूजुअली ये होती हैं कि अच्छी यील्ड हो, यील्ड ये वर्ड है, एंड यील्ड का मतलब होता है कि कितना क्या क्रॉप्स में क्या निकल क्या रहा है। ठीक है, जो फसल हम कहते हैं ना कि जो मतलब जो उसके बाद जो बनती है, उसमें से जो निकाला जाता है पार्ट, दैट इज़ योर यील्ड। तो वो अच्छी हो। पेस्ट रेजिस्टेंस यानी कि कीड़े वगैरह तो नहीं लग रहे उस पर, या मतलब जितना हमने लगाई है उसमें ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई इंसेक्ट्स आ गए, कुछ तरह के पेस्टिसाइड्स आ गए, पेस्ट्स आ गए जो कि उसको खराब कर रहे हैं क्रॉप्स को। तो पेस्ट रेजिस्टेंस भी हो उसमें, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट ना हो। और एनवायरमेंटल टॉलरेंस, कि अगर बहुत बारिशें हो रही हैं, तो ये ना हो कि अच्छा 1 साल अगर पाकिस्तान में बारिश ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली हो गई, चलो ठीक है अभी रेडी नहीं थे, तो उससे फसल थोड़ी खराब हो गई, लेकिन हर साल ही खराब ना हो रही। एनवायरनमेंट के हिसाब से टॉलरेबल हो कि अच्छा बारिशों में भी खराब ना हो, बहुत धूप अगर हो गई तो उसमें भी जल ना जाए क्रॉप्स आके, या अगर कुछ भी सर्दियाँ बहुत हो गई तो उसमें खराब ना रिजल्ट निकल रहा। एनवायरनमेंट की जिस तरह की चेंजेस आ रही हैं, कंडीशंस आ रही हैं, उस पे टॉलरेबल हो, मतलब उसके हिसाब से वो थोड़ा-सा बेहतर थोड़ा सा रिएक्ट कर सके। ठीक है, दिस इज़ अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब हम इसकी एक-एक करके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो इन Pakistan, BT cotton, BT is right from Bacillus thuringiensis, whatever जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये चीज़ होती है BT। बीटी कॉटन मतलब उसका वो है एक नाम है बेसिकली टाइप ऑफ कॉटन का, ठीक है, जो क्रॉप्स लगाई जाती है पाकिस्तान में। तो इन पाकिस्तान बीटी कॉटन इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल इन व्हिच क्राइजेन responsible for the past pest resistance is obtained from a bacterium Bacillus thuringiensis, यही जो नाम है इसका, ये रहा बीटी। ये लगाया जाता है पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, ताकि इसमें आपकी कॉटन जो है वो अपने मतलब टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह से उसे रिड्यूस्ड है। BT cotton produces its own toxic chemicals to kill the pests, including viruses, cotton flies, and bollworms. Hence, there is less need for chemical pesticides and increased productivity of cotton, seed oil, and cotton seed cakes, cattle and fish fodder. अच्छा, अब मैं बताती हूँ बेसिकली क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो बीटी कॉटन है हमारे पाकिस्तान में जो लगाई जाती है, ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें इन्होंने पेस्ट रेजिस्टेंस वही बात कि कोई भी कीड़े वगैरह खराब ना कर दें फसल को, वो उन्होंने लिया है एक बैक्टीरिया, उसके अंदर मेनाइड से बैक्टीरिया है BT वही वाला, जो कि जब कॉटन प्लांट के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है तो उसके बाद वो खराब नहीं होता, मतलब उसके जो केमिकल्स हैं वो बेसिकली आपके कॉटन की जो क्रॉप है वो खुद ही ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रही है कि उससे अगर कोई सामने वायरस या कोई मक्खियाँ या कुछ इस तरह की चीज़ें आना चाहती भी हैं, कोई कीड़े वगैरह उसके बाद आना चाहते भी हैं, तो वो मर जाते हैं, वो आपकी क्रॉप्स को इफेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि आपकी क्रॉप जो कॉटन की क्रॉप्स होती हैं उनके अपने अंदर ऐसा केमिकल होगा कि वो दूसरों को इसके अपने अंदर हार्म नहीं करने देंगे, अपने मतलब खुद खराब होने से बेहतर है वो दूसरों को हार्म कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से इसी वजह से ज़ाहिर कम नीड होगी केमिकल पेस्टिसाइड्स की। अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड यही होते हैं कि पेस्ट जो होती हैं आपकी कीड़े वगैरह, इनको मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बहुत सारे फार्मर्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, बिकॉज़ ज़ाहिर है वो आप एक दवाई यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे मॉस्किटो वगैरह से क्या होती है इनके बट अपने ऊपर लगाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो वैसे ही चीज़ें आप क्रॉप्स के ऊपर लगा देंगे तो ज़ाहिर है वो क्रॉप उतनी हेल्दी तो नहीं बनेंगी, या उसमें उतने अच्छी तरह से
ग्रोथ नहीं होती, तो क्या पेस्टिसाइड्स खुद क्रॉप्स के लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए अब हमें अगर खुद ही अपने अंदर बीटी ऐसा है कॉटन का, तो वो दूसरे बाहर से पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी कॉटन की, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होंगी, सीड ऑयल कॉटन वगैरह सब अच्छी सा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस इज वन। फिर जीएम शुगर केन, जीएम कहते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ शुगर केन है। शुगर केन इज दैट गन्ना, जो आपने देखा होगा शायद इसकी डायग्राम वगैरह में, इससे शुगर मिलती है। तो जीएम वैरायटी जो है शुगर केन की, रेजिस्टेंट अगेंस्ट शुगर केन टॉप बोरर, यानी ऐसा इंसेक्ट है शुगर केन टॉप बोरर, ये इससे रेजिस्टेंट है। जो जीएम वैरायटी है वो, उससे मैंने अगर वो कीड़ा लग भी जाएगा तो उससे वो आपकी शुगर केन की वैरायटी खराब नहीं होगी। शुगर yield ऑफ दिस जीएम वैरायटी ऑफ शुगर केन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन नेचुरल टाइप्स। जो आपकी बाकी नॉर्मल टाइप्स होती हैं शुगर केन की, उसमें जितनी yield होती है या उसमें जितनी ज्यादा क्रॉप्स निकलती हैं, उससे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो इसके अंदर आती है, जीएम के अंदर। ठीक है। सिमिलरली जीएम वीट, यानी कि वही जीएम वैरायटी जो वीट की है, शुगर केन पोटैटोज आर वेल ग्रोन इन फॉस्फेट डेफिशिएंट सॉइल। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये फॉस्फेट डेफिशिएंट सॉइल में लगाए जाते हैं, अच्छे मतलब ग्रो होते हैं। थस नीड ऑफ फर्टिलाइजर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली विद हायर प्रोडक्शन। अब बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने शायद इस बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, शायद ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा हो, पता नहीं आप लोग अभी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो डिफरेंट तरह के सोइल्स होते हैं हमारी जमीन में, जिसमें अलग अलग तरह के क्रॉप्स लगाए जाते हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो जीएम वैरायटी है ये वीट की, तो उसको वो एक ऐसे उसमें जमीन पर लगाई जाती है जहां पर फॉस्फेट की कमी हो, फॉस्फेट डेफिशिएंट सॉइल हो, ताकि फर्टिलाइजर की कमी जो है वो कम हो जाए और हायर प्रोडक्शन बनाए हो सके, मतलब जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो और फर्टिलाइजर की जरूरत भी ना पड़े। फर्टिलाइजर आपका एक काउ डंग और डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं जो कि ग्रोथ बढ़ाती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें हो सके, मतलब अच्छी ग्रोथ हो सके। तो फर्टिलाइजर जैसे लगा कर दिया जाता है कि अगर कोई सब जमीन है जिसमें बहुत ज्यादा हार्श आयंस हैं, तो वहां पे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं ताकि आपकी अच्छी से अच्छी ग्रोथ हो सके, या मतलब अच्छे से सही ग्रो कर सकें आपके प्लांट्स। क्यों ये मसला ना हो कि वो इसी वजह से ना कर पाए कि सोइल खराब था। तो ये जो जीएम वीट है, ये फॉस्फेट डेफिशिएंट सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो कर लेता है। तो अगर फॉस्फेट डेफिशिएंट सॉइल का वहां पे लगा दोगे जीएम वीट, राइट, तो उसमें अलग से फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। देन जीएम वैरायटीज ऑफ वीट, sugar cane and potatoes developed in Pakistan are also drought, heat and frost resistant। यानी कि ये जो वैरायटीज हैं जीएम वाली, ये ड्राउट क्या होता है कि पानी नहीं आ रहा बिल्कुल, लाइक बहुत कई कई दिन हो गए, कई हफ्ते गुजर गए, पानी नहीं आ रहा जमीन पर। तो अगर पानी नहीं आएगा, ज़ाहिर है पानी नहीं डाल पाओगे तो क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। लेकिन जो जीएम वैरायटीज है, इन ये उसकी भी ड्राउट रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर पानी नहीं होगा तो भी ये खराब नहीं होंगी, ये बिल्कुल मतलब मर नहीं जाएंगे इनकी क्रॉप्स। हीट रेजिस्टेंट, हीट बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गर्मी और धूप और हीट होती है, उससे काफी सारे दफा ऐसा क्या होता है कि प्लांट जो क्रॉप्स हैं ये जल जाती हैं। जैसे स्पेशली वीट की वैरायटीज जो हैं, वीट की या इवन शुगर केन वाली, ये इतनी गर्मी के लिए वो नहीं है, मतलब गर्मी के लिए प्रॉपर बने नहीं है। तो इतनी ज्यादा अगर हीट हो जाती है तो इनकी क्रॉप्स मर जाती थी, या मतलब प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसलिए ये वाली हीट रेजिस्टेंट या फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट, फ्रॉस्ट कहते हैं कि आपका मतलब जो सर्दियों में बहुत ज्यादा जो नमी आ जाती है, बहुत सर्दी, एक्सट्रीम सर्दी वाली, तो उससे भी बचे रहते हैं। तो ये जीएम वैरायटीज अच्छी है उस तरह है। अनदर जीएम वीट वैरायटी इज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। हर्बिसाइड कहते हैं जो आपकी, ये भी टाइप ऑफ पेस्टिसाइड टाइप होता है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट एंड ग्रोन इन लार्ज एरिया को पाकिस्तान। तो ये भी ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज एंड चिलीज आर आल्सो बीन डेवलप्ड एंड ग्रोन इन पाकिस्तान। अब चिलीज भी इस तरह से है ताकि बेहतर शेल्फ लाइफ हो, बेहतर रेजिस्टेंस हो और आगे बेहतर तरीके से ये ग्रो की जा सके। अब इनके फायदे क्या हैं इन सब चीजों के, जाहिर है आपको भी मैंने जैसे बताया था कि कुछ भी करते हैं उसकी यही वजह होती है कि ज्यादा से ज्यादा ईल्ड हो, अच्छी न्यूट्रिशनल कंटेंट हो और फूड डिजीज रेजिस्टेंस हो, यानी कि बीमार ना हो रहे हो क्रॉप्स आपके, फौरन से खराब ना हो रहे हो। वैसा ना हो कि अभी तो लगाई थी क्रॉप फौरन से मौसम की वजह से खराब होकर निकल गए। तो ये चीजों से बचाता है।
अब हम एक वन बाय वन करके एक-एक करके लेके चलेंगे कि क्या-क्या फ़ायदे होते हैं इनके। तो फर्स्ट इज़ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट। तो न्यूट्रिशनल कंटेंट इज़ कि आप कितना न्यूट्रिशनल या नरिशमेंट से भरा हुआ खाना खा रहे हैं, ठीक है? तो अब जैसे व्हीट है, व्हीट एज़ आप लोगों को शायद पता होगा कि अगर ये बात शायद अगर इफ यू लिव इन पाकिस्तान तो सुनी भी होगी, या इवन पोटैटोज़ हर चीज़ के बारे में, इनफैक्ट फ्रूट्स वगैरह के बारे में भी। हमारे पेरेंट्स कहते हैं, उनकी भी बड़े जो जनरेशन की, वो कहते हैं कि अब जो खाने की या इनकी क्वालिटी आ रही है, अब वो वैसी वाली नहीं है। अब चावलों की वो क्वालिटी नहीं रही जो हमारे ज़माने में होती थी। बिकॉज़ उस ज़माने में ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशनल कंटेंट के पे मिला करते थे, क्योंकि इतनी कोई इस तरह के केमिकल्स नहीं थे, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब ज़ाहिर है, अब वो बिकॉज़ इतना टाइम हमने ऐसे गुज़ारा है कि खराब न्यूट्रिशनल कंटेंट वाली चीज़ें खाई हैं, जिसमें बस उसका फ़ायदा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो न्यूट्रिशन में कॉम्प्रोमाइज़ करके खा लिया गया था, चीज़ें क्रॉप्स बना ली गई। अब वापस से फ़ोकस आ रहा है कि भई ऐसा नहीं है, इंसान को हमें खाना भी सही से खाना है, तो अच्छा न्यूट्रिशनल कंटेंट हो, अच्छी क्रॉप की वैरायटी हो। तो अब वापस से जो इस तरह के क्रॉप्स लगाए जा रहे हैं, वो इसलिए हैं, और उनकी ऐसी वैराइटीज़ हो रही हैं जिसमें जो उसकी न्यूट्रिशन है, वो अच्छी कंटेंट का इनरिच क्वालिटीज़ उसकी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं यहाँ से। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो इनेबल्ड द एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल कंटेंट इन फूड क्रॉप्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन इज़ ऐसा प्रोसेस जिसमें आप फूड क्रॉप्स की वैरायटी को बेहतर कर रहे होते हैं, और ताकि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर अच्छी न्यूट्रिएंट्स आ सकें। ठीक है? न्यूट्रिशन अच्छी आ सके, न्यूट्रिएंट्स अच्छे हों। न्यूट्रिएंट्स आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़े हुए हैं, 9th क्लास में ही पढ़े थे, अभी भी हमने पढ़े थे कि कौन से अच्छे होते हैं, क्या फ़ायदा है, हमें डिफरेंट मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, ये सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे किसी क्रॉप में, तो उतना आपको फ़ायदा है। बिकॉज़ आफ्टर ऑल खाने का जो मेन गोल है वो यही है ना कि इंसान को नरिश कर सके, खाने को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो वही चीज़। तो बायोफोर्टिफिकेशन का ये प्रोसेस है, जिससे अब ये फूड क्रॉप्स को वो किया जा रहा है, न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाया जा रहा है। बाय दिस टेक्निक बायोलॉजिस्ट्स हैव सक्सीडेड टू इंक्रीज द लेवल्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग विटामिन ए, आयरन एंड जिंक इन राइस, मेज एंड व्हीट व्हिच आर स्टेपल क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है? यानी कि विटामिन ए, आयरन, जिंक वगैरह की क्वांटिटीज़ बढ़ाई जा रही हैं। ये राइस, मेज़, मैंने कहा ना जैसे चावलों का पहले बहुत क्वालिटी बीच में खराब हो गई थी चावलों, अब वापस से इनको बढ़ाया जा रहा है इसी प्रोसेस से, व्हिच इज़ कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। या देन बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान हैव सक्सेसफुली प्रिपेयर्ड एंड रिलीज्ड फॉर फार्मिंग द 5 वैराइटीज़ ऑफ बायोफोर्टिफाइड जिंक व्हीट व्हिच इंक्लूड। अब 5 तरह की वैराइटीज़ हैं, ये नाम आई एम श्योर आपको मतलब नाम याद नहीं करना, लेकिन पता होना चाहिए कौन से किसके हैं। आई एम नॉट एक्ज़ैक्टली श्योर, एग्ज़ाम मैं आप लोगों के लिए पास्ट पेपर्स देखूँगी कि ये आते हैं या नहीं आते। बट ये बेसिक पता होना चाहिए किसकी कितनी वैराइटीज़ हैं, क्या फ़ायदा है। तो ये ज़िंकल 2016, अकबर 2019, नवाब 2021, तरनब रहबर, तरनब गंदम 1, ये सारे जो नाम है ना बेसिकली ये फार्मर्स के नाम पर रखे जाते हैं, या उस एरिया के नाम पर रखे जाते हैं जो उनके एरिया के हेड्स होते हैं, ताकि पता चलेगा अच्छा कौन से एरिया में कौन सा वाला लगाया गया था मॉडिफाइड वर्ज़न, और उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और जो फ़ायदा होता है वो वाली जो क्रॉप है उसको हम आगे इन्हीं नामों से, अकबर 2019 है, नवाब 2021, तो ये इन नामों से ये मशहूर हो जाते हैं कि जो वैराइटीज़ हैं बेसिकली व्हीट की। क्योंकि वो ज़ाहिर फार्मिंग में उन्हीं एरियाज़ में उसी तरह से नाम को रेफर किया जाता है, उनको जो सही लगे जिस तरह से नाम वो रखते हैं, वो खुद ही आपस में तो वही नाम फिर दे बिकम द ऑफिशियल नेम्स। Biofortified varieties of wheat contain about 40% extra zinc than other natural varieties and help to fulfill the nutrient deficiencies among the Pakistani population. अब इन्होंने बायोफोर्टिफाइड फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस से क्या किया कि जो व्हीट अब लगाया जा रहा है उसमें 40% एक्स्ट्रा जिंक है, यानी जिंक एक इम्पोर्टेंट आपका न्यूट्रिएंट था, मगर 40% ज़्यादा कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप में अच्छी वैराइटीज़ पाई जाएँ, और ये ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जितनी है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हैं पॉपुलेशन में पाई जाती हैं, उसको भी कैटर किया जा सके। These varieties also have other desirable traits for farmers जैसे high yield and resistance to rust disease। अब rust disease एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि खराब कर देती है आपकी क्रॉप्स को, मतलब कि बिल्कुल ही क्रॉप्स खराब से होके नाजीज हो जाते हैं, तो उसको उससे बचाने के लिए भी ये वाली वैराइटीज़ यूज़ की जाती हैं। तो मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं बेसिकली, तरह हमने एडवांटेजेस देख लिए इसके। फिर नेक्स्ट हम आते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंट फूड क्रॉप। डिजीज़ रेजिस्टेंस है, नाम से पता चल रहा है कि ये वो वाली क्रॉप की वैराइटीज़ हैं जो कि बीमारियाँ मतलब इसमें डिजीज़ेज़ नहीं हो सकती, जैसे अभी हमने ऊपर रस्ट डिजीज़ का नाम पढ़ा है यहाँ पर, या अलग-अलग तरह की डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। इवन पेस्टिसाइड्स भी जो
हार्म करते हैं, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए ये डिजीज़ रेजिस्टेंट फूड क्रॉप्स लगाए जाते हैं, ठीक है? तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स रेजिस्टेंट टू डिजीज़ेज़ दैट कॉमनली अफेक्ट क्रॉप्स इन पाकिस्तान। अब ज़ाहिर है मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा हुआ कि उन्होंने देखा है कौन-सी ऐसे डिजीज़ेज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर साल पाकिस्तान में क्रॉप्स को अफेक्ट किए जा रही हैं। तो अब अगर वो अफेक्ट कर रही हैं तो हम ऐसी वैराइटीज़ बनाएँ अपनी क्रॉप्स की जो कि डिजीज़ मतलब जो कि इन डिजीज़ेज़ से रेजिस्टेंट हों या उनको वो क्रॉप्स जल्दी से इतना ईज़िली बीमार ना हो पाएँ या खराब ना हो सकें। तो रस्ट रेजिस्टेंट वेज़ यानी कि ना फॉर इंस्टेंस वैराइटीज़ ऑफ व्हीट रेजिस्टेंट टू व्हीट रस्ट have been developed through some biotechnological methods ensuring higher yields and better food security। तो उन्होंने ऐसे वो किया जिसमें रस्ट डिजीज ना लग रही हो, रस्ट वैराइटीज ना हो, तो उसमें ताकि अच्छी यील्ड हो, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स निकल सके और खाने की सिक्योरिटी भी हो, यानी कि जो आप बना रहे निकल रहे जो फूड है वो सही प्रॉपर लाइक न्यूट्रिशनल कंटेंट के साथ सही इवन सेफ्टी वाइज भी सही खाना हो, ये ना हो कि अब उसमें कोई ऐसी जो बैक्टीरिया ऐसी चीज़ें आई नहीं हो, वायरस वगैरह जो कि आपको बीमार कर सके। तो फूड सिक्योरिटी भी होना अच्छा है। Efforts are being made to identify rust resistant genes and transform common varieties of wheat यानी कि सहर 2006 पंजाब 11 and partial success has been achieved। अब उन्होंने ऐसी कोशिश की है कि भाई अब हम देखें कि जीन्स वगैरह ऐसी क्या है, उनमें कौन सी वैराइटीज में क्या मसले आ रहे हैं, ताकि उसकी जो असल नेचुरल वैराइटीज भी हैं वीट की उनको भी डिजीज रेजिस्टेंट किया जा सके, यानी उनको भी रस्ट से बचाया जा सके और बेहतर वीट की आपकी क्वालिटीज वगैरह उसमें फ्यूचर में रहे, ठीक है। देन है हमारे पास ड्राउट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस। तो ड्राउट वही से बताया कि जब पानी बिल्कुल कम हो जाता है और कई महीनों या हफ्तों तक पानी नहीं आ रहा होता पूरी फसलों में, दैट इज ड्राउट एंड सैलिनिटी यानी कि पानी सैलिनिटी में क्या होता है, जो सॉइल है आपकी वो इतनी ज़्यादा उसमें नमक बढ़ जाता है, सॉल्ट कंटेंट इतना बढ़ जाता है कि जो क्रॉप्स हैं काफ़ी हद तक वो ख़राब हो जाती हैं या उनमें मतलब कुछ ना कुछ मसले आ जाते हैं। तो अब ये ज़ाहिर पाकिस्तान है, आपको पता है कि हमारे पानी का कोई प्रॉपर वो नहीं है, प्रॉपर सेफ जो वाटर सेफ्टी नहीं, इरेगुलर वाटरफॉल भी वाटरफॉल रेन तो अलग ही सीन है, लेकिन जो आपके डैम्स वगैरह जो हैं डैम्स या बराजेस वो जिस तरह खोले जाते हैं, जिस तरह उनमें पानी अलाउ किया जाता है फार्म्स तक आने में, वही बहुत इरेगुलर है। इसमें अपने गवर्नमेंट के इश्यूज शुरू हो जाते हैं फिर कि यहाँ पे पहुंचेगा या नहीं पहुंच करेगा, इधर इतना पानी इतना पहुंचाना है इन क्रॉप्स उसके लिए फसलों के लिए और कुछ जगहों पे नहीं पहुंचता। तो ये इस वजह से क्या होता है कई कई हफ्तों तक या काफी कई कई दिनों तक काफी जो फसलें होती हैं, जो आपकी फार्म्स होते हैं उनमें पानी नहीं आता, और बिकॉज अगर पानी ना आए और आपका क्रूशियल पीरियड है उसमें अगर पानी नहीं हो तो फिर तो ज़ाहिर है पूरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, आपकी सीड्स ज़ाया हो गए, आपको जो प्राइम पीरियड था वो से ज़ाया हो सका है। तो इसलिए फिर ये ड्राउट रेजिस्टेंस वगैरह टॉलरेंस बनाई गई। बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई हमें पानी का पता नहीं है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग क्या होती है कि या तो इतना ज़्यादा पानी खोल दिया गया एकदम से डैम्स के थ्रू कि अब पानी भरा हुआ है और जितना मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर वीट के लिए जो आपकी ये वीट की फील्ड्स होती हैं उनमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी अगर हो और नीचे हल्का हल्का पानी रखा जाए तो भी वो काफ़ी होता है, मतलब इनफैक्ट दैट इज़ बेटर। लेकिन अगर इतना भर दिया पानी के जो है पूरी जो आपकी फील्ड्स है उनमें वो भरा हुआ है, मतलब बहुत फ्लडिंग हो गई, दैट इज वाटर लॉगिंग, और वो पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे, ये नहीं कि फ्लड होके चलो निकल गया, वो वहीं पे खड़ा रहा और बहुत मतलब उसमें आपके जो क्रॉप्स हैं वो वहीं भीग रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, वाटर लॉगिंग हो जाती है। ड्राउट तो आपको जैसे मैंने बताया कि पानी आ ही नहीं रहा और सैलिनिटी की ज़मीन में इतनी सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाए कि वो ज़मीन सॉइल जो है वो किसी काम का ना रहे। तो ये चीज़ें हमारे पास मसले होते हैं। रेन पैटर्न इन पाकिस्तान इज नॉट स्मूथ, सो फ्लड्स एंड ड्राउट इन बोथ एक्सट्रीम चैलेंजेस आर फेस्ड बाय पाकिस्तान रिजल्टिंग वाटर स्कार्सिटी, या वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी हो जाना, बिल्कुल सैलिनिटी होना कि चलो अब उस टाइम में पानी में ज़मीन में नमक बहुत सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया, एंड वाटर लॉगिंग किया तो इतनी ज़्यादा रेन हो गई, सभी पिछले 1-2 सालों से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेन्स हो रही हैं, और स्पेशली इस साल अभी जो हुई थी फ्लड्स जो आए थे, दे वर लाइक वेरी डिजास्टर्स लेवल के फ्लड्स कि आपकी पूरी जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जितनी बायोटेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, उन फ्लड्स में कई मतलब लोगों की जानों का नुकसान हो गया, इतने सारे लोग बह गए, सब हो गया। तो ज़ाहिर क्रॉप्स तो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं रहती। तो अगर उस लेवल का ना भी हो तो भी थोड़ा सा अगर फ्लड्स भी आ गए और पानी निकालने का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है कि वहाँ से ज़मीनों से पानी निकाला जा सके, तो वाटर लॉगिंग हो जाती है।
Biotechnologists have focused on developing crops that can grow well under these conditions. Drought and salt tolerant varieties of wheat and maize have been developed to ensure stable high yields. यानी कि अब ऐसी varieties निकाली गई हैं wheat की और maize की. Maize भी थोड़ा सा wheat की तरह का होता है, लेकिन थोड़ा corn और meat की बीच की थोड़ी चीज होती है, एक crop होता है वो भी. तो उसकी ये किया गया है कि उसमें drought resistant भी और salt tolerant होगी. इतना जमीन में अगर नमक है तो उससे भी कोई इतना मसला ना हो, सही रहे, उससे ठीक रहे despite irregular rainfall patterns. Examples as given. ठीक है, तो देन ये हो गई. फिर हमारे पास है इम्प्रूव लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी. लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी यही है कि ऐसी चीज़ की जाए जिसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्टॉक फार्मिंग बेसिकली हमारे पास होती है, जिसमें आप जो काउज एंड गोड्स वगैरह उनको एक जगह बना रखे ना, उनकी फार्मिंग, तो उसमें अच्छा सा मीट मिलता है, अच्छी डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं. टू बूस्ट द लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर. एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है कि डिफरेंट यही जो आपकी काउज है, जो भी हैं लाइफ स्टॉक है, उनके एग्स निकाल कर दूसरी जगह उसमें डाले गए जो अच्छी हैं. सिलेक्शन की ज़्यादा बेहतर तरह की काउ कौन सी है, ज़्यादा बेहतर तरीके के जो आपके चिकन या जो भी hen है वो बेहतर कौन सा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्स मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल्क मिल रहा है, वो वाली वैरायटी उनको सिलेक्शन करके उनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाना. रिप्रोडक्शन फॉर हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ बफलोज एंड काउज एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टू डेवलप ऑफ कैटल. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है कि आपने एक तरफ से उनका एक टाइप ऑफ काउ का या बफलो का जो उनका सीमेन स्पर्म होता है वो लेकर दूसरे उसमें डालना, दूसरी काउ में, और उसके एग से फर्टिलाइज करवाना ताकि उनकी एक डिजायरेबल क्वालिटीज मिल सके. ठीक है, डिजायरेबल क्वालिटीज क्या होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क मिले, ज़्यादा मीट वैरायटी ज़्यादा हो, डिजीज में बीमारी वाले ना हो, उसमें कोई जो काउज हैं ऐसे ना हो, उनकी लाइफ बहुत छोटी लाइफ वाली ना हो, उस तरह की अच्छी क्वालिटीज़ के हैं उनको आपस में इस तरह से आर्टिफिशियली मिलवाया, आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करवाया और उस तरह की लाइफ स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने किया. Desirable genetic traits. Disease-resistant breeds of dairy and poultry are being developed locally for healthy and sufficient supply. ज़ाहिर है बिकॉज आपको पता है कि गोश्त और चीज़ें इतनी महंगी और इतनी होती जा रही हैं, तो उसमें आप आपस में इनको खुद ही से इस तरह करे जा रहे हैं, और अब लोकली ये चीज़ें ब्रीडिंग हो रही है इनकी फार्म लाइफ स्टॉक फार्मिंग में, ताकि अच्छे हेल्दी क्रॉप्स बनाए जा सके, क्रॉप्स सॉरी हेल्दी एनिमल्स और हेल्दी लाइफ स्टॉक आए. और हेल्दी लाइफ स्टॉक होगा तो आपका जो वो है मीट अच्छा निकलेगा, अच्छी मिल्क आउटपुट आएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, मीट प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, उनकी एडवांसमेंट वगैरह सब अच्छी होगी. Collectively, these advancements will help in advancement of agricultural output. ज़रा अगर ये सब चीज़ें अच्छी हैं तो agricultural output भी अच्छा होगा. Improved livelihoods in rural communities of Pakistan, because अभी तक जो जिस तरह के खाने पीने के हो रहे थे वो बहुत ही compromised स्टाइल के हैं, तो अब बेहतर हो जाएगा सब. फूड प्रोसेसिंग का ठीक है कि इसकी इम्प्लीकेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जीएम क्रॉप्स की फूड प्रोसेसिंग में क्या इसकी वो आती है, लाइक इम्प्लीकेशन. सो यहाँ पे बेसिकली फूड प्रोसेसिंग कहते हैं कि खाने को जो भी मैंने आपके ज़ाहिर अभी तक हम क्रॉप्स वगैरह की या बिल्कुल रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे, जो कि आपके जो सीड्स निकलते हैं, जो वीट है, राइस या शुगर केन एंड ऑल. तो अब हम उसकी बात करते हैं कैसे उन चीज़ों से, लाइक उन रॉ मटेरियल से ऐसे खाने बनाए जा सकें जो कि बेहतर तरीके से स्टोर हो सकें और जो लाइक प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड फूड्स हों बेसिकली. सही है. सो जैसे आप लोग आई एम श्योर सबने डिफरेंट रेडी फूड खाए होंगे, जो कि मैंने आपके चिप्स वगैरह आते हैं, इवन जो हेल्दी फूड्स में भी बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जो कि आप पहले से बने होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ होती है कि आप इतने दिनों तक रख के खा सकते हैं. इससे इवन एट टाइम्स कोल्ड प्रेस्ड सैंडविचेस या कोल्ड जूसेस आते हैं ऑल. तो अब उनको किस तरह से ऐसे बनाया जाए, किस तरह से उनकी क्वालिटी को इतना इम्प्रूव किया जाए कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकें, आप उसको अपने घर में रख लें, और या अपने घर में क्या शेल्फ लाइफ, उनकी शेल्फ लाइफ होती है किस टाइम पर जो चीज़ बनती है उसके बाद से लेकर कब तक के लिए कंज्यूम हो सकती है. यानी कि फॉर एग्जांपल कोई जूस ऐसा है, कोई कंपनी ऐसी है जो जूस बनाती है फ्रेश जूसेस या मतलब पैकेज जूसेस, और वो उनका ये है कि इवन या फॉर एग्जांपल लाइक हम दो कंपनीज को कंपेयर करते हैं. एक है जो कि बिल्कुल फ्रेश जूसेस बनाती है, अभी अभी हमने ऑरेंज जूस निकाला है, अभी अभी शुगर केन का जो गन्ने का जूस होता है वो निकाल कर अभी रखा है, एंड बिल्कुल आप इसको 1 to 2 डेज के अंदर या मतलब मैक्सिमम 1 डे के अंदर इसको पी के खत्म कर दें, तो उसकी ज़ाहिर शेल्फ लाइफ उतनी नहीं होगी, वो प्रोसेस्ड फूड नहीं है. ठीक है, दैट इज अ फ्रेश फूड, अ फ्रेश जूस. तो इसलिए हम फ्रेश जूसेस या फ्रेश फूड आइटम्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद प्रोसेस्ड फूड्स. प्रोसेस्ड फूड्स में आपके पास नगेट्स वगैरह आ जाता है जो कि फ्राई किए जाते हैं, देर तक इस तरह से होता है. तो उसकी एग्जांपल क्या है, कोई ऐसे जूसेस जो कि ऐसे नेस्ले वगैरह के आते हैं
या अलग-अलग कंपनीज़ की, जो कि बनते तो जब तक फैक्ट्रीज़ में कब होंगे, उसके आगे 5-6 महीने तक की शेल्फ लाइफ़ होती है, 5-6 महीने तक या इवन एट टाइम्स 8 टू 10 मंथ्स भी, ये साल तक भी आप उसको अगर पी लें, तो भी ठीक है, वो उसमें उसकी एक्सपायर्ड नहीं होगा वो। तो एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए जो-जो चीज़ें की जाती हैं, वो हमारे पास फूड प्रोसेसिंग में आता है। ठीक है, अब इसमें ये जूसेस की एग्ज़ाम्पल हो गई, खाने-पीने की हो जाती है। डिफरेंट टाइम्स आपने शायद देखा हो कि स्टोर्स में जो मीट, प्रोसेस्ड मीट मिलता है, कि उसकी बेकन स्ट्रिप्स वगैरह बनी होती हैं या इवन पेपरोनी वगैरह जो सलामी वो बनी हुई होती हैं, लेकिन उनको बस स्टीम करके या आपने उसको आई डोंट नो फ्राई या बॉयल वगैरह करके वो बिल्कुल रेडी टू ईट होता है। तो उनकी वो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स या सारी चीज़ें डाली जा चुकी होती हैं, कि वो लंबे टाइम तक के लिए आपका खाना प्रिजर्व्ड रहे और स्टोर किया जा सके और उसकी क्वालिटी सही रहे। मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि क्वालिटी खराब ना हो और वो स्टोर किया जा सके। तो दिस इज़ अबाउट, मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया अबाउट फूड प्रोसेसिंग। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। After production of quality food, it is greatly important to preserve and store food for continuous supply throughout the year and for export to other countries. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। एक्सपोर्ट होता है कि अपनी कंट्री जहाँ पे बना है, पाकिस्तान से लेकर बाहर कहीं भेज रहे हैं उसको। जैसे हमारे पाकिस्तान के जो राइस हैं या इवन मैंगोज़ भी, वो बहुत एक्सपोर्ट होता है। मतलब हम ये इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कमाते भी हैं, कि ये सबसे अच्छी यहाँ पर उगते हैं, तो वो उनको निकल के यहाँ से मतलब वो करके मैंगोज़ एक्सट्रैक्ट करके बाहर भेज दिया जाता है। तो अब ये चलो, ये तो फ्रूट्स फ्रेश चीज़ें थी, लेकिन अब कैसे इन चीज़ों की हम उसको बना किया जा सके, बाहर अगर भेजा भी जाए, इवन यहाँ भी शहरों में आने तक या शॉप्स तक पहुँचने में काफ़ी चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो ऐसे कैसे किया जाए कि उनकी चीज़ें खराब भी ना हो और न्यूट्रिशनल कंटेंट भी उतना ही रहे, यानी कि वो उतने ही फ्रेश भी हो, उनका खराब चीज़ भी ना हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी सही हो और ऐसा ना हो कि प्रिजर्वेटिव्स इतने डाल दिए गए या वो चीज़ बिल्कुल हेल्दी रही ही नहीं। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे खाने आइटम्स भी होते हैं, जिसमें इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे इवन जूस की भी अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो ये आपके पास जो नेस्ले या पैक्ड जूसेस होते हैं, उनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर हम ये सोच कर पी रहे होते हैं कि अच्छा तबीयत खराब है, जूसेस पी रहे हैं, तो ये वाले जूसेस बिल्कुल कोई आपको फ़ायदा नहीं दे रहे हेल्थ वाइज़। इसमें इतने ज़्यादा एडिटिव्स और कलर्स और फ्लेवर्स अगर डाल दिए गए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है? तो ऐसी चीज़ कैसे बनाई जाए कि उसका खाने की सेफ्टी भी सही रहे, न्यूट्रिशनल कंटेंट भी वो ना हो, कम ना हो और शेल्फ लाइफ है, जो स्टोरेज लाइफ है, आप उसको भी बढ़ा सकें और वो ऐसा चीज़ हो, एक रेडी टू यूज़ फूड्स एंड पैकेजिंग मल्टीपल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस आर अप्लाइड। तो ज़ाहिर है उसके लिए बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस भी अप्लाई होंगे। In food processing industries, enzymes, probiotics, and other biotechnological tools are utilized for transforming agricultural products, यानी agricultural products वो जो आपने अभी-अभी फार्म से निकाले हैं, to usable food और one form of food into another। यानी कि ये जो फूड की मशीन होती हैं, फैक्ट्रीज या जो बिजनेसेस हैं जो खाने की चीज़ों पे काम करते हैं, ऐसे प्रोसेसिंग वाले पे, वो उसमें एंजाइम्स डालते हैं, वो प्रोबायोटिक्स डालते हैं। प्रोबायोटिक वैसे अगर हम टेक्निकली बात करें, नहीं, वो आपको मिलता है वे से। जो वे होता है ना, जो आप अगर मिल्क को देखें, तो उसमें भी जो ऊपर बिल्कुल पार्ट आ जाता है, या डेयरी आइटम में जो सबसे टॉप का पार्ट होता है, जो थोड़ा सा मलाई वाला, वो प्रोबायोटिक है। तो अब ये तो नेचुरल प्रोबायोटिक है, बाकी इस तरह के प्रोबायोटिक्स ऑन लैब बनाए भी जाते हैं, या आप उसको ऐड कर देते हैं अगर चीज़ों में खाने के, तो वो उसकी लाइफ वगैरह बढ़ जाती है और काफ़ी काम ज़्यादा यूज़ होता है। इट कैन इंक्लूड प्राइमरी एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेडिंग, slicing or freezing, and secondary activities include packaging and pasteurization to create safe foods for consumption। अब ज़ाहिर है, अगर आप अपने घर में भी देखें, किसी चीज़ को अगर फ्रीज़ करके रखना, मतलब वो आपको रखना हो कि देर तक खाएँगे, या इवन कोई खाना आज बना लिया हमने और कहें कि ये हम बाद में निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे कॉमन प्रैक्टिस तो यही है कि फ्रीज़ कर दिया जाता है। या इवन फ्रूट्स भी बहुत सारे लोग घरों में अपने, इवन हम लोग भी ये करते हैं कि फ्रूट्स काट के उनको फ्रीज़ करके या स्लाइस करके रख दिया जाता है कि चलो ये बाद में खा लिया जाएगा। तो उससे क्या होता है कि उसको उसकी जो लाइफ है ना, थोड़ी बढ़ जाती है। अगर वो आज रात या कल तक खराब हो रहा था, वो थोड़ा 2-4 दिन बढ़ जाएगा। इवन अगर फ्रीज़ कर दें, तो कई महीनों तक भी निकल जाता है। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लोग गर्मियों में मैंगोज़ फ्रीज़ कर लेते हैं काट के और उसको करके बिल्कुल स्लाइस करके या ग्रेट करके, ये फिर सर्दियों में मैंगो शेक वगैरह बनाने में काम आएगा। आई मीन जब थोड़ा मौसम बेहतर हो, जब या बाद में अगर पीना हो, तो शेक्स उस पे बना सकें। तो ये वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जो कि आप घर पे खुद ही कर सकते हैं। फिर बाकी आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसमें वो आता है आपका लाइक यही पैस्चराइज़ेशन, पैकेजिंग वगैरह, कैनिंग हो जाती है। अब अब देखा होगा शायद कैन्ड फूड्स भी आते हैं ना, जैसे कि इवन मशरूम्स एंड ऑलिव्स वगैरह भी वो कैन्ड हैं। तो असल में तो ऑलिव्स की लाइफ इतनी लंबी नहीं होती, वो फ्रूट है, मतलब वही है। अब हाँ, फ्रूट ही है।
तो वो कितना ही लंबा रख लें, लेकिन अगर कैन करके रख लिया गया उसमें आपने जो विनेगर और इस तरह की चीज़ें हैं तो उससे वो बहुत टाइम तक रहेगा। पेस्चराइजेशन होती है, पेस्चराइजेशन में क्या करते हैं कि वो कुछ इस तरह की गैसेज़ और चीज़ें रखते हैं जिससे वो क्वालिटी ख़राब नहीं होती चीज़ की, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक सही रह जाता है, कंज़म्पशन के लिए सेफ़ होता है। और इसमें फिर पैकेजिंग वग़ैरह इस तरह से पैकेजिंग की एग्ज़ाम्पल तो कैनिंग हो गई। एक ये होती है कि जैसे इवन उसको अंदर से कभी आपने देखा है कि प्लास्टिक बैग्स में डालकर डिफरेंट आइटम्स को, इवन जैसे मीट वग़ैरह के आइटम्स को भी, गोश्त को, और फिर उसके अंदर से सक्शन कर लेते हैं। उसके अंदर से बिल्कुल एक इस तरह की एक पाइप टाइप की एक चीज़ होती है, आई डोंट नो कैसे समझाऊँ, बट उसको अगर डालते हैं सो यू जस्ट सक द एयर आउट ऑफ इट, तो वो बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि वो चीज़ बिल्कुल पैक हो गई है, उसके अंदर फ्रेम हो गई है उस खाना एंड जो प्लास्टिक रैप था उसके अंदर, एंड वो बहुत टाइम तक इस तरह से गोश्त वगैरह सेव किया जाता है। इवन लोग ये तो घरों में भी करने लग गए हैं अब कि बकरीद के बाद इस तरह से काफ़ी गोश्त वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, दिस इज़ वन। जनरली फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग कैटेगरीज। फूड प्रिजर्वेशन में मॉडर्न मेथड्स होते हैं कैनिंग, रेफ्रिजरेशन, irradiation and pasteurization as well as traditional methods. Traditional methods in drying, smoking, salting, syrup dipping and fermentation. ड्राइंग में से आपके पास इवन आता है कि जो मिर्ची होती हैं, चिलीज वगैरह, उनको भी लोग बड़े-बड़े लाइक उसमें करके ड्राई अगर कर लें तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, वरना चिलीज़ खराब हो जाती हैं फ़ौरन से ही, उसमें भी कीड़े लग जाते हैं। स्मोकिंग के उसमें थोड़ा-सा हल्का सा ना स्मोक करके खाना है उसमें रहते हैं। सॉल्टिंग, सॉल्टिंग के भी बहुत सही, इवन फिश वगैरह को अगर सॉल्ट लगा के रख दिया जाए, तो लंबा टाइम तक के लिए उसको आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो। सिरप डिपिंग, सिरप डिपिंग में भी वही जो कैनिंग वाली चीज़ है, सिमिलर टू दैट, मगर उसमें होता है किसी जैसे इवन आंवला टाइप जो थोड़े फ्रूट्स होते हैं, उनको अगर आप सिरप्स में यानी शीरे में डिप करते हैं विच शुगर वाला वाटर, तो उससे भी उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो दीज़ आर थिंग्स। फिर आती है यहाँ पे फूड प्रिपरेशन। दिस इंक्लूड ग्राइंडिंग ग्रेन इनटू फ्लावर, कुकिंग, मिक्सिंग डिफरेंट फूड्स। तो ये आपका खाने का तरीका है, जैसे आगे खाने को पका रहे हैं, प्रिपरेशन, फूड प्रिपरेशन उसके प्रोसेसेस हैं कि ग्राइंड करना, मिक्स करना एंड कुक करना। फिर फूड सेफ्टी को ज़्यादा प्रोसेसिंग में हम फूड सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहते हैं, बिकॉज़ ये मेन फोकस है कि भाई खाना सही रहे और ख़राब ना हो जाए। फिर वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग होती है जिसमें आप उसको प्रोटीन्स डाल रहे हैं, विटामिन्स डाल रहे हैं, फ्लेवर्स, कलर्स वगैरह सब चीज़ें, एरोमेटिक्स वगैरह डाल के, ताकि बस बेसिकली चीज़ को ज़्यादा खूब अच्छा बनाना कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। यू नो दैट इज़ व्हाट वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग इज़। फिर हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल पे। तो 1 सेकंड ये इतने हाँ। सो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होता है बेसिकली पेस्ट कंट्रोल, वही बात कि आपको भी कीड़े-मकोड़े पेस्टिसाइड्स हैं, उनको बचाना कि कोई वो बीमारियाँ ना फैला दें, और कोई खुद से भी इवन पेस्टिसाइड्स अगर पेस्ट्स जो हैं, सॉरी पेस्टिसाइड मैं बार-बार बोलती हूँ। पेस्टिसाइड वो कीड़े मारने की दवाई होती है, पेस्ट्स होते हैं एक्चुअली। पेस्ट हो गए या इवन डिजीज़ेज़ जो क्रॉप्स में फैल जाती हैं, उनको बचाने के लिए हम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का तरीका यूज़ करते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक तरीका है, जिससे आप पेस्ट वगैरह को आराम से एक सस्टेनेबल मेथड में खत्म कर सकते हैं। तो biological control methods have been developed using biotechnology to manage pests and diseases in crops for more sustainably, for more sustainability. Viruses, bacteria, and insects naturally growing on crops and are genetically modified into develop into more farmer friendly for production of crops. ठीक है, यानी कि अब जो क्रॉप्स वगैरह अच्छे से बनाए उनको ऐसे मॉडिफाई कर दिया जाए कि वो बेसिकली फार्मर फ्रेंडली भी हों, कि बिकॉज़ यू नो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फार्मर्स को भी उसमें होता है कि इस तरह से हमारे तरीके ख़राब हो जाएँगे या कैसे हम वो करें, तो उसको भी बचाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स बायोटेक्नोलॉजिकली सिंथेसिस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज़ टू मिनिमाइज़ एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स कंपेयर्ड टू मोर टॉक्सिक केमिकल पेस्टिसाइड। बिकॉज़ सारे जो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स होंगे, जो इस तरह की दवाइयाँ वगैरह होंगी, उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट आपके एनवायरनमेंट पर तो आता ही है, और बहुत ज़्यादा आता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटीज़ में डालें। क्योंकि फिर होता क्या है कि वो शुरू में तो ज़ाहिर है क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल है, क्रॉप्स के लिए अच्छा है बिकॉज़ ज़ाहिर है पेस्ट से बच जाएगा, लेकिन बाद में जाकर क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हो जाएगा। एंड जब आप उससे फ्लश आउट करेंगे कि पेस्टिसाइड्स निकल जाएँ, तो वो जो केमिकल्स हैं वो जाकर आपका क्लॉग कर देंगे वाटर सिस्टम्स को और उन चीज़ों में फैल जाएँगे। तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं होता। तो टॉक्सिक केमिकल्स से बेहतर होता है कि नेचुरल सोर्सेज़ यूज़ की जाएँ या बायो पेस्टिसाइड्स हों जो कि थोड़ा-सा बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने के साथ बनाए जाएँ। In conclusion, food biotechnology has played a crucial role in advancement of agriculture in Pakistan by solving major challenges like pests, diseases, nutrient deficiencies, and environmental stresses. यानी कि इस बायोटेक्नोलॉजी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जैसे कि मेजर चैलेंजेस थे उनको हल किया जा रहा है। These advancements have been contributing significantly for food security, economic gains, and sustainable
agricultural practices in Pakistan. However, lack of education and awareness, lower public acceptance, weak regulatory obedience, infrastructure restrictions, and weak access to advanced biotechnological tools are big challenges. Basically, कह रहे हैं कि ज़ाहिर है अगर आप जितना भी ये सब चीज़ें यूज़ कर लें, जो फार्मर्स हैं वो तो एजुकेटेड इतने नहीं होते, तो उनकी एजुकेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी, बिकॉज़ वो फिर क्या करते हैं, उनको लगता है कि आसान तरीका क्या है कि आपने केमिकल्स मारे, उसके ऊपर लाइक अपने स्प्रे किया पेस्टिसाइड्स का और वो बस सही खत्म हो गया, मसला हल हो गया। तो उनको ये बात समझाना कि भाई वो चीज़ लॉन्ग टर्म में जाकर आपके एनवायरनमेंट के लिए खराब हो सकती है और ये मतलब ओवरऑल आपकी क्रॉप्स के लिए भी बाद में हार्मफुल है, आपकी जो ज़मीन है, सॉइल है, वो खराब हो जाएगी। ये वो समझते नहीं है, उनको होता है कि अभी फ़ौरन चीज़ सही हो रही है, तो हम ये कर लें, इस तरह से मेरा काम चलाऊ वाला काम होता है बेसिकली। तो वो इससे ना इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाते। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते जो फार्मर्स हैं, इवन वहाँ के आस-पास के जो एनवायरनमेंट लोग भी हैं, वो भी इस तरह नहीं करते। तो ये मसला है। वीक रेगुलेटरी ओबीडियंस यानी कि जो आपकी ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि या इवन को मैं हेड्स के लेवल पर कि जो फार्मर्स हो गए कि नहीं यू हैव टू डू दिस कि आपको रेगुलेशन करवाने का काम भी वो इतना ईज़ी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट नो आप लोग यहाँ पे रहते हैं नहीं रहते। तो यू मस्ट नो कि पाकिस्तान में आप कोई भी चीज़ अगर करवाएँ तो उससे पहले परमिशंस एंड एवरीथिंग वो सब चीज़ें तो होती हैं। देन अगर उसके जो भी बिकॉज़ यहाँ पर ना जो काम कर रहा होता है, वो अपने आप को वो समझता है कि हम ही इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड बस और किसी की कोई बात नहीं सुनी जाए। तो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाकर दे भी दी जाएँ, तो उसका फिर आपके ऊपर ये आता है कि आप बोल दें उनसे कि भई पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा, इस तरह से आगे जाके फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन बिकॉज़ कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं कि जो कि इन सारी चीज़ों को जो रूल्स हैं, जो नई इस तरह की एडवांसमेंट्स आई हैं, उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई नहीं है, तो वो काम हो नहीं पाता, फिर फ़ायदा नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्ट्रिक्शंस है, ज़ाहिर है इतने आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी सारी चीज़ें हैं नहीं, तो वो मसला होता है। वीक एक्सेस टू एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स यानी कि बहुत एडवांस्ड आपके पास जो टूल्स हैं, वो भी नहीं है, यहाँ पर कम ही चीज़ें ऐसी मिलती हैं, तो इसलिए फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट इट। यहाँ पे हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कंप्लीट हो जाता है।